हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो उत्तराखंड लेक्चरर फिजिक्स एग्जाम के लिए जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड होपफुली आपको वो सारे क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे। इसी तरह से इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और होपफुली उनके सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है उसमें बोला गया है इन द सर्किट शोन इन द रेजिस्टेंस। एक सर्किट है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ये वाला जो है इन दोनों के साथ सीरीज में लगा हुआ है और हमें बोला है कि यदि मैक्सिमम हीट जनरेशन हमें करना है तो उसके लिए आर की वैल्यू एफ आर के बराबर है, जहाँ एफ की वैल्यू हमें बतानी है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये पैरेलल सर्किट बन रहा है, तो ये पैरेलल सर्किट बन रहा है तो यहाँ का आप रेजिस्टेंस निकाल लो। तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, आर आर अपॉन आर प्लस आर, ये रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। अब पूरे सर्किट से टोटल करंट की वैल्यू निकालें, क्यों, क्योंकि ये सर्किट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा बैटरी और ये प्लस ये माइनस और ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। और यहाँ पर ये बैटरी की वोल्टेज मान लो आप V, तो I जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया R प्लस आर आर अपॉन ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये टोटल करंट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ जो टोटल करंट आ रही है I, क्योंकि ये इस सर्किट में जाएगी पैरेलल में तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो करंट आएगी उसको मान लेता हूँ मैं IR, और IR की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे करंट डिवाइडर रूल से। तो नाउ यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, नाउ यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। अब हम किसका यूज करेंगे, करंट डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल का हम यूज करेंगे तो IR की वैल्यू मैं निकाल लूंगा और IR की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, टोटल करंट। उसके सामने वाला रेजिस्टेंस है वो आपको लेना है, तो सामने वाला रेजिस्टेंस R हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस आर हो गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास जो स्मॉल आर वाला रजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, I की। तो I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो IR किसके बराबर बनेगा, ये हो जाएगा V अपॉन ये क्या वैल्यू रखोगे आप, R प्लस आर आर अपॉन ये क्या हो जाएगा, R प्लस आर आर। और यहाँ पर यहाँ क्या रखोगे आप, R अपॉन आर प्लस आर। इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, R प्लस आर। तो यहाँ बनेगा V, R प्लस आर से R प्लस आर कटेगा तो ये आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर आर ये बनेगा, और R प्लस आर से R प्लस आर कट जाएगा तो ये R बनेगा। अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये VR और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस 2RR। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास जो स्मॉल आर वाला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर बात हो रही है मैक्सिमम जो हीट जनरेशन के लिए, तो फॉर मैक्सिमम हीट या मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम पावर। तो इसको हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। तो आप लिखोगे dp अपॉन डी आर। dp अपॉन डी आर के लिए पहले आपको पावर निकालनी पड़ेगी। तो जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी I स्क्वायर आर और R। तो ये जो वैल्यू है ऑलरेडी हमने निकाल ली है। तो ये कितनी वैल्यू आई थी, VR। ये वैल्यू आई थी कितनी, VR। तो यहाँ से ये R कॉमन निकाल लो इसमें से, तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लो V अपॉन R और प्लस ये 2R, क्योंकि ये R कॉमन आके कट जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू को मैं लिख लूँगा V अपॉन R प्लस 2R और इसका स्क्वायर और यहाँ पर R। कुल मिलाकर ये वैल्यू बन जाएगी V स्क्वायर R अपॉन R प्लस 2R का होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में। तो D अपॉन डी आर और ये V स्क्वायर R अपॉन R प्लस 2R स्क्वायर और इसको 0 के बराबर करो। तो डिफरेंशिएशन कौन से मेथड से करोगे, u बाई वी मेथड से। तो u बाई वी मेथड से करोगे तो ये नीचे V स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा V u प्राइम माइनस u v प्राइम। उसके अकॉर्डिंगली इसका डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो दो टर्म आएंगे, है ना। अब ये कर लेना आप खुद ही। तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो आफ्टर डिफरेंशिएशन
आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें दो टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा r प्लस 2r और एक टर्म मिलेगा हमें, दो फैक्टर्स मिलेंगे r माइनस 2r और इक्वल्स टू 0, ये दो वैल्यू मिलेगी। तो यहां से जब मैं इसको देखता हूं तो r प्लस 2r इक्वल्स टू 0 होगा, यहां से तो माइनस आएगा तो ये तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या, ये वाला होगा। तो यहां से r माइनस 2r को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के, और ये जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू r अपॉन 2, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r अपॉन 2, और इसको कंपेयर करो r इक्वल्स टू एफ आर से। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से f जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो जो f है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बहुत सही सा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लेना भाई मेरे कराने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बैटरी का कॉम्बिनेशन पूछा है। बैटरी है एक 10 वोल्ट की, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। एक दूसरी बैटरी है 15 वोल्ट की और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.6, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर बताना है। तो रीडिंग इन वोल्ट मीटर क्या आएगी, इसका इक्विवेलेंट आएगा। तो इक्विवेलेंट यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, E1 अपॉन R1। भाई बैटरी जब पैरेलल में कनेक्टेड हो तो कैसे निकालते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2, और ये होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा E1 R2 प्लस ये बनेगा E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1, और यहाँ नीचे बन जाएगा R1 प्लस R2, R1 R2 एलसीएम आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी R1 R2 एलसीएम आएगा। तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2, क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो E1 जो है उसकी वैल्यू है 10 और R2 जो है उसकी वैल्यू 0.6 प्लस E2 जो है उसकी वैल्यू 5 और R2 जो है उसकी वैल्यू हो गई R1, उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये 1 ओम का और ये 0.6 का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब R1 प्लस R2, तो R1 कितना, ये 0.6 और ये प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.6, ये कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 और 6 कितना हो गया 21 और 1.6 से डिवाइड करा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर निकालते हैं एक बार। तो 21 डिवाइड बाय 1.6 तो ये आएगा 13.1। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13.12, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 बल्ब है B1 B2 B3 B4, हर किसी की जो पावर है वो 100 वॉट दी है और जो वोल्टेज है मेन वोल्टेज वो 220 वोल्ट का है। तो वोल्टेज हर किसी के क्रॉस क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में है तो यहाँ पर भी वोल्टेज V, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी V, हर जगह वोल्टेज क्या आएगा, V आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल्स टू VI, है ना। तो I की वैल्यू हम निकाल लेंगे। पावर हर वोल्टेज की दे रखी है हमें, हर बल्ब की 100 वोल्ट है और वोल्टेज हर किसी के लिए 220 रहने वाला है। तो हर किसी के लिए करंट भी क्या आ गई, सेम आ गई। तो करंट सभी के लिए सेम आ जाएगी, I1 I2 I3 I4 सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी। और वो वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 5/11 एम्पियर। और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, I1 I2 I3 ये सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर वोल्टेज सब में सेम है और वोल्टेज सब में सेम है और सभी की जो पावर है वो सेम है। तो यहाँ से हमारे पास सबके पास करंट आ गई सबके लिए। तो आई नेट की जो वैल्यू आएगी, आई नेट वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, 4 है ना, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो ये हो जाएगा 4 × 5/11, तो ये हो गया 20/11 और 20/11 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.81 आएगा, है ना। एक बार मैं कर लेता हूँ, 20/11 तो आंसर आ जाएगा 1.81। तो 1.81 एम्पियर, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.81 एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो प्योर कंडक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्योर कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर कंडक्टर। और इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स, यानी कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है बराबर होती है।
इस केस में क्या होता है एन ई इक्वल्स टू एन पी, और इसको कहा जाता है एन आई। एन आई का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी लिख दिया, सेमीकंडक्टर को एससी। तो एन और एन पी दोनों की वैल्यू हो गई एन आई। अब जो नेट कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, सिग्मा ई प्लस सिग्मा पी। और सिग्मा जो होता है वो होता है एन म्यू, सिग्मा क्या होता है एन म्यू और ई। तो ई के लिए जो है लिखा जाएगा एन आई, क्योंकि एन ई इक्वल्स टू एन आई है, यहां पर होगा ई, और ये कितना लिखा जाएगा म्यू, म्यू का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये लिखा जाएगा म्यू एन। और यहां पर इसी तरह से लिखा जाएगा एन आई ई, और ये लिखा जाएगा म्यू पी। तो कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा एन आई इंटू ई, और ये बन जाएगा म्यू एन प्लस म्यू पी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। हालांकि वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको अगर याद है तो सीधा सीधा लिख सकते हो, मेरे को समझाना है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, अदरवाइज सीधा आंसर लगा सकते थे। रेजिस्टेंस कलर बैंड इन द रेजिस्टेंस अंडर 10 ओम द थर्ड बैंड। थर्ड बैंड जो है वो मल्टीप्लायर का बैंड होता है। तो थर्ड बैंड जो होता है, थर्ड बैंड वो कौन सा होता है, थर्ड बैंड इज मल्टीप्लायर, इन्फॉर्म करता है किसके बारे में, मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर में इन्फॉर्म करता है तो यहाँ पर गोल्ड भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। तो अगर गोल्ड है तो मल्टीप्लायर होगा 10 पावर -1, यानी कि कितना होगा 0.1, और अगर सिल्वर है तो ये होगा 10 पावर -2 यानी कि 0.01। तो थर्ड बैंड है 10 ओम का है, तो इसमें सिल्वर भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन रेजिस्टर्स आर अवेलेबल इन रेजिस्टेंस वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम। कार्बन रेजिस्टर्स किस रेंज में अवेलेबल होते हैं, तो कार्बन जो रेजिस्टर है वो नेचुरल रेजिस्टर है, सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक होता है। नेक्स्ट, 220 वॉट का वोल्टेज पर बल्ब काम कर रहा है और 100 वॉट का बल्ब है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले। और सोर्स जो वोल्टेज है वो 110 है, तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो R किसके बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 220। तो पहले 220, तो ये 220 इंटू 220 अपॉन जो पावर है वो कितना है, 100 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R। तो ये 20 से 20 कटा, और ये आ जाएगा 484। तो जो ओम है रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 484। अब इसको 110 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो जो पावर है वो कितनी आएगी, तो पावर अब कितनी आएगी, V प्राइम स्क्वायर अपॉन R। तो नई जो वोल्टेज सोर्स है वो 110 का है, तो पहले 220 का था, अब 110 का कर दिया। तो 110 इंटू 110, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 484। तो अब यहाँ पर क्योंकि जो ये वोल्टेज है वो कम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 484 करना है, तो ये 25 आ जाएगा। तो अब जो उसकी वॉट है वो कितनी हो जाएगी, 25 वॉट हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ओमेगा, इट इज मेल्टेड एंड इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज। तो आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एल अपॉन ए, और ए जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ से, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो पहले जो वॉल्यूम है वो लिखा जाएगा π/4 या पाई आर स्क्वायर। पहले वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, पाई R1 स्क्वायर L1, और ये बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर L2, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से R1 स्क्वायर, ये छोटा r ले लो यार, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस के लिए बड़ा ले लिया ना, तो इसको छोटा लिख लो। तो R1 स्क्वायर और ये R2 स्क्वायर, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, L2 अपॉन L1। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो R2 अपॉन R1 है
उसकी वैल्यू बनेगी L2 अपॉन L1 का स्क्वायर। अब बोला है कि जो लेंथ है उसको आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है यानी कि 1/2, तो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी R1/4। R1 की वैल्यू 16 है, तो 16 के हिसाब से आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम, है ना, आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट, An electron gun emits 3 into 10 power 16 electrons per second. They will make a current of, तो करंट हमें निकालनी है, तो करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, और Q को हम लिख सकते हैं NE अपॉन टी। हमें वैल्यू दी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की, यानी कि N/T की हमें वैल्यू दी है। तो N/T की वैल्यू कितनी है 3 into 10 पावर 16, तो ये मैं लिखूंगा 3 into 10 पावर 16, और इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज 1.6 into 10 पावर -19, ये 16 है, 16 है, तो यहाँ से बनेगा 4.8 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10.3 माइनस एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज 6 वोल्ट। ई जो है उसकी वैल्यू 6 वोल्ट है, उसके बाद ये 4 वोल्ट तक गिर जाती है, यानी कि जो बैटरी है वो क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बैटरी जो है वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि वोल्टेज गिर रहा है ना, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। When a current of 2 ampere is drawn from it, the internal resistance of the cell is, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम लिखेंगे E इक्वल्स टू V प्लस IR। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी E माइनस IR। अब V जो फाइनल वोल्टेज है वो कितना है 4 है, ये 6 हो गया। यहाँ से हमें I की वैल्यू दी है कितनी, 2 दी है, तो I की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 2, और R की वैल्यू हमें निकालनी, तो ये 2R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1 ओमेगा हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेटल्स और कंडक्टर शो अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसके बराबर होता है M अपॉन NE² टाउ। तो टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो जो मेटल्स और कंडक्टर है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट शो करते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। पहला वाला तो सीधा कट गलत हो गया, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली। तो ये इन्वर्सली किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। होगा क्या, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन जो है इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो जब पॉजिटिव टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो, पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग फिगर इज। देखो यहाँ करंट आ रही है 7 एम्पियर, तो किरचॉफ करंट लॉ का यूज करना है आपको। किसका यूज करना है, KCL। तो यहाँ 7 एम्पियर आ रहा है, यहाँ 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 9 एम्पियर। भाई ये अंदर आ रही है, ये वाली अंदर आ रही है, तो यहाँ पर भी टोटल जो करंट है वो 9 एम्पियर आएगी। अब यहाँ पर 9 एम्पियर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, तो ये वाली हमें निकालनी है। तो इस केस में क्या करेंगे, 9 एम्पियर में से आप माइनस कर दो 1.8 एम्पियर वो, तो 1.8 एम्पियर को माइनस करोगे तो इस पर आएगी कितनी, 7.2 एम्पियर। 7.2 एम्पियर यहाँ पर जा रही है, इसमें से ये बाहर निकल रही है 1.6, तो 7.2 में से 1.6 आप माइनस कर दो, तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 5.6 एम्पियर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5.6 एम्पियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल किसका यूज करना था, किरचॉफ करंट लॉ का। किरचॉफ करंट लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो तुम। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर, स्टील वायर की जो लेंथ है वो दी हुई है कितनी है, 31.4 सेंटीमीटर। पोल स्ट्रेंथ यानी कि M, उसकी वैल्यू दी है 5 CGS। कितनी वैल्यू दी है, 5 CGS। इट इज देन बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, इसको सेमी सर्किल बना दिया। तो अब सेमी सर्किल की रेडियस होगी कुछ R, तो जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, पाई R के बराबर हो जाएगी। तो मैं पहले यहाँ से क्या निकाल लूंगा, रेडियस निकाल लूंगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 31.4, पाई की वैल्यू 3.14 R, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर।
तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स जो है ये वाली जो है ये डिस्टेंस बिटवीन पोल्स हो जाएगी। तो डिस्टेंस जो अब है पोल्स के बीच में वो कितनी लिखी जाएगी, 2r। तो 2r लिखी जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट वो किसके बराबर बनेगा, पोल स्ट्रेंथ कितनी है 5, और जो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है वो कितनी है 2r। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 10, तो ये आ जाएगा 20। तो यहां से आप आंसर निकालोगे तो 100 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 100 CGS यूनिट। क्या आंसर आ जाएगा, 100 CGS यूनिट। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ लेंथ d इन एंड ऑन पोजिशन। ये ठीक वैसे ही जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पड़ता है ना, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस के क्यूब के रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक वैसे ही यहां पर शॉर्ट डाइपोल्स के लिए, फॉर टू शॉर्ट डाइपोल्स B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है, अब F जो है वो बराबर होता है du/dx। हमने पढ़ा है U का मतलब होता है एनर्जी, U होता है कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो m.b -m.b से लिखी जाती है। m का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, m का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहां पर अगर मैं ये वैल्यू डालूं तो ये m तो आ जाएगा बाहर, m बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा -m/db/dx। तो यहां से m/d/dx, और ये इसको मैं लिख दूंगा 1/x। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास f प्रोपोर्शनल टू x पावर -4। तो ये x पावर -n से कंपेयर करो, तो x पावर -n से कंपेयर करोगे तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन देखो। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। मान लो ये ऐसे है, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया, कितने का एंगल बना लिया, 45 का बना लिया, ये वेलोसिटी हो गई। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा इसके पैरेलल v पैरेलल, और एक हो जाएगा v परपेंडिकुलर। हमें ये पढ़ते हैं f इक्वल्स टू क्या होता है, v क्रॉस b। तो पैरेलल कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0। तो फॉर v पैरेलल कंपोनेंट के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो क्यों, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, बट इलेक्ट्रॉन मूव इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रॉन किस में आगे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में आगे चलेगा, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है तो इससे आगे चलेगा। और फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए ये जो फोर्स है मैक्सिमम हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी QEB, और ये इसको किस में घुमा देगा, ये सर्कुलर मोशन में घुमा देगा। तो इसकी वजह से जो मोशन है वो कौन सी हो जाएगी, सर्कुलर मोशन। तो अब कुल मिलाकर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से चलेगा, ये यहाँ से आया, ये ऐसे सर्किल में घूमेगा पहले, फिर आगे चलेगा, फिर सर्किल में घूमेगा, फिर आगे चलेगा, फिर सर्किल में घूमेगा, फिर आगे चलेगा। तो इस तरह से ये मोशन होती जाएगी। तो ये जो मोशन है कौन सी मोशन हो गई, हेलिकल मोशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मोशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन का जो पाथ बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, हेलिकल बन जाएगा, है ना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।